आशा करते हैं कि आप एग्जाम के प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, है ना। और जो भी अपने डाउट्स होंगे अच्छे से जो बुक्स पढ़ रहे होंगे, है ना, और कुछ मॉडल सेट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है ना। जो भी एग्जामिनेशन उनको अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आइए थोड़े से भी इस वीडियो के साथ बने रहें और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास 10th को, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही प्रभावशाली होगा। तो चलिए मेरे साथ जुड़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी तरीके से, है ना, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन में हम बड़े क्वेश्चन को भी इंक्लाइन करेंगे और सब जोड़ने का प्रयास करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम बेहतर से बनाएंगे, है ना। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। जो भी प्यारे बच्चे हैं, है ना, आपके सारे डाउट्स एक वीडियोस में अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हो ना कि मैंने एक मॉडल पेपर जो बीएससीबी का है उसने मैंने उसको उठाया है और इसमें क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा पेपर का मैं एनालिसिस कर दूं कि आप इसको डेफिनेटली कितने मार्क्स के पेपर हैं, है ना, अच्छे से एनालिसिस कर दूं, ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आपको देगा। तो 100 मार्क्स का पेपर है जिनमें से ये पेपर 2 सेगमेंट में बटा हुआ है। 80 मार्क्स का आपको पेपर देने जाना है। बेशक 20 नंबर आपका जो क्या होगा, प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा जो हो चुका है, इसके मार्क्स आपके पेपर में जोड़ेंगे, है ना। आपको 80 मार्क्स का एग्जाम देने जाना है। इस 80 मार्क्स में भाई 2 तरह के पेपर्स आपको मिलेंगे, जिसमें 40 मार्क्स में क्या करने हैं, आपको ऑप्शनल क्लियर करना है, जिसको ऑब्जेक्टिव आप बोलते हो। तो 40 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने हैं। बचे 40 मार्क्स को आपको क्या करना है, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लघु उत्तरीय आएगा, दीर्घ उत्तरीय आएगा, तो ये 40 नंबर आपको कवर अप करने हैं और 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है सभी प्यारे बच्चों के लिए कि जो 80 नंबर ऐसे प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसमें से केवल 40 को चूज करना है, 40 को चुनने हैं और उसी के आंसर को आपको ओमार में फिल करना है। तो ये बहुत ही आपके लिए एकदम फायदेमंद है, तो घबराना नहीं है। और मेरे साथ जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चे, घबराना नहीं है ना। सो मेरे भाई बहन जो भी है ना, अच्छे से हम लोग सारी चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। हम सारे एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बूस्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपने साथ, है ना। जैसे मैं एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन अच्छे से आप देखो दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, कितनी होती है भाई, फोकस दूरी पूछे या फिर त्रिज्या दूरी पूछे, फोकस दूरी या फिर त्रिज्या दूरी पूछे, हम लोग कितना क्लियर कर सकते हैं, अनंत क्लियर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये थोड़ा सा बाबू आपको कह सकते हो कि ये थोड़ा बहुत याद करने वाले भी क्वेश्चन होंगे, कहीं कहीं बनाने वाले भी प्रश्न होंगे, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलो थोड़ा सा आगे देखो क्या मिल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है भाई। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, वास्तविक बन रहे हैं। 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक वास्तविक बनता है और एक काल्पनिक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और वही आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आपसे क्वेश्चन तो क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब पूछा गया, रियल इमेज के बारे में बात किया जरा। वास्तविक प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे की दर्पण के आगे, वही दर्पण के क्या होता है जी, आगे बनता है। अगर यही चीज अगर यहाँ पे काल्पनिक की बातें होगी बच्चा लोग, तो आप क्या कर सकते हो, वो दर्पण के पीछे बनता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखो जरा दूसरा प्रश्न देखो, कितना लॉजिकल प्रश्न है बाबू। बच्चा लोग इसमें बहुत गलतियां करेंगे बट कोई बात नहीं, आप मेरे साथ एक छोटे से क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। यहां देखो, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है भाई, आपतन कोण को डिनोट करते हैं सर आई से, आई इज इक्वल टू सर 30 डिग्री दिया है, बहुत अच्छी बात है सर। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण, मुझे कौन सा कोण बोला है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच। सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लो, अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। आपतन कोण बोला है, बेशक हम लोग थोड़ा परावर्तन वाले हम लोग इस इंसिडेंट को बना लेते हैं। चलिए ये देखो तो बच्चा लोग, ये किरणें गिर रही है, ये आपतित किरण, ये चली जा रही है तो ये परावर्तित किरण, बीच में हम लोग क्या पेस्ट करते हैं सर, तो अभिलंब डालते हैं। अब मुझे क्या करना है, यदि आपतन कोण बोला, आपतन कोण कितना है भाई 30 डिग्री, तो बोला परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये वाला पार्ट है और आपतित किरण ये वाला है, इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, ये वाला है ना, और दूसरे में आपसे बोला गया ठीक है ना, ये वाला हो गया और ये वाला, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इनके बीच का कोण पूछा जा रहा है। तो अब सोचो, आपतन कोण बाबू 30 डिग्री है, परावर्तन कोण भी 30 डिग्री है, 30-30 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर 60 डिग्री। परंतु पूछा यदि आपतन कोण 30 डिग्री, अगर परावर्तन पूछता तो बेशक आप 30 मार लेते, परंतु आपसे ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया। आपसे बोला कि आपतन 30 डिग्री है, परावर्तित और आपतित यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सर 2 तरह का कोण बनता है, एक आपतित और दूसरा परावर्तित। एक आपतित बाबू आपतन कोण 30 डिग्री है ना,
तो परावर्तन कोण कितना है 30 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो बीच वाला कोण निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए जरा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जरा 3 के बाद हम लोग 4 की तरफ प्रश्न पे चलेंगे। अब देखो 4 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, जरा देखो तो बच्चा लोग। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल C है। एक दर्पण पे बाबू प्रकाश आपतित हो रहा है, एक दर्पण है और इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है और उसकी चाल कितना भाई C है, उसका स्पीड हमारे पास कितना है जी, स्पीड C है। तो परावर्तित प्रकाश की चाल, तो इस पर प्रकाश जो टकराएगा और परावर्तित होगा उसकी चाल कितनी होगी। आप जरा सोचो, चाल तभी बदलता है जब हमको माध्यम में चेंज करना होता है, माध्यम बदलना होता है। यहां पर क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला हमारे पास यदि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल C है, प्रकाश जो आपतित हो रहा है उसका जो स्पीड है वो C है, तो भाई परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। क्या सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, क्या यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है ना, और फिर से क्या हो रहा है, टकरा के फिर चल जा रहा है, तो उस माध्यम में आ रहा है, उसी माध्यम में चल रहा है ना। तो जब प्रकाश एक माध्यम में एक ही दिशा में और एक ही चाल से गमन करता है, तो भाई प्रकाश की चाल जरा देखो तो यहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी है ना, आपसे पूछा जाए यहाँ प्रकाश की चाल कितनी है, तो बच्चा लोग C है ना, और माध्यम बदल नहीं रहा है। तो जब माध्यम नहीं बदलेगा तो प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, तो प्रकाश की चाल वही हो जाएगी C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर है? आइए बहुत अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे पा रहा होगा, है ना। लिखा है गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु को क्या लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से याद कर सकते हो, है ना। मूल बिंदु को पूछा जा रहा है भाई, मूल बिंदु को पूछा जा रहा है, पोल को क्या लिया जाता है ना। तो गोलीय दर्पण का जो होता है उसको मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं भाई, ध्रुव कहते हैं। ऑप्शंस क्या हो जाएगा हमारा, C नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब 6 नंबर में जरा ध्यान दो। जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, विरल में जा रहा है, बस आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। प्रकाश कहाँ जा रहा है जी, विरल में जा रहा है। तो विरल में जाएगा ना, तो प्रकाश की जो गति होगी या फिर उसकी जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन कहता कि प्रकाश जो है ना विरल से सघन में जा रहा है, यानी कहाँ जा रहा है जी सर, तो सघन में जा रहा है। तो अगर सघन में जाने की बात करेगा, सघन में जाने की बात करेगा, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, प्रकाश की जो चाल होगी या फिर क्या होगी, घटेगी। तो विरल में जा रहा है कोई चीज, तो विरल में जा रहा है मतलब कहां से आएगा जी, तो वो सघन से विरल में जा रहा है। यानी कोई चीज प्रकाश विरल में जा रहा है तो उसकी प्रकाश की जो चाल होगी, उसकी गति होगी वो बढ़ जाएगी। अगर वो सघन में जा रहा है तो बेशक उसकी जो चाल होगी तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हमारे इस तरह के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रकाश विरल में माध्यम में जा रहा है, तो विरल में जा रहा है तो उसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर के प्रश्नों को हम चलते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। तो अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है ना। अपवर्तन कब होता है जी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो क्या क्या बदलता है, इस बात पे फोकस करना है। तो सर बदल जाता है, वेग बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, उसकी कलर की कैपेसिटी, रंग भी बदल जाता है। तो आपसे वही ना पूछा गया ना, क्या बदलती है, बदलने वाला पूछा गया है। सो आप देखो तो तरंग दैर्ध्य ऑप्शंस में है, रंग भी ऑप्शंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर यहां पर हम लोग क्या गलतियां कर सकते हैं, क्वेश्चन से भाई कौन सा जो राशि है वो नहीं बदलता है। सो नहीं बदलने की बात करा जाए तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आवृत्ति कर सकते हो, नहीं बदलने की बात किया जाए। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या बोला है, बदलने की बात किया जा रहा है। आप इसमें रंग भी होगा, साथ में तरंग दैर्ध्य भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी होगा। करेक्ट है, क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब अगला क्वेश्चन तो सर ये बनाने वाला है, ये आपसे सर 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। हम दोनों के लिए कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बोले जब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति, भाई शक्ति पूछा जा रहा है, पावर पूछा जा रहा है या फिर क्षमता पूछा जा रहा है। हमें पता है कि P बराबर कितना होता है जी सर, F होता है। P इज इक्वल टू 1/f होता है। F का मतलब कितना दिया है, तो देखो तो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दिया जा रहा है, तो 1 कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब जरा सोचना है कि मेरा जो क्षमता होता है सर ना, वो किसमें होता है, डायप्टर में होता है। डायप्टर का रिलेशन किससे है, मीटर से है। तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो 50 सेंटीमीटर है उसको किसमें चेंज कर देना है, मीटर में चेंज करना है। अब मीटर में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बेशक इसको 100 से भाग करेंगे। चलिए भाग कीजिएगा मेरे साथ। तो चलिए 100 से इसको भाग करेंगे तो 50 बाई कितना हो जाएगा, 100। 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 बाई कितना हो जाएगा, 50। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया जी सर, 2D हो गया। देखिए तो ऑप्शंस में कहीं आपको 2D दिखाई दे रहा है जी सर, है ना। थोड़ा मैं और भी कम छोटा कर दूं, है ना। ऑप्शंस में आपको 2D की बात किया जा रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर बी है,
तो 2D। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं, इसको आप 2 नंबर के लिए बना सकते हैं, अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं अच्छे से, है ना। इस तरीके से अगर करेंगे तो अच्छे से एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट प्रश्न में चलिए। तैलीय कागज पूछा जा रहा है। तैलीय कागज कैसा होता है जी, है ना। तैलीय कागज पूछा जा रहा है। तैलीय कागज आपको कैसा दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला होता है। तो धुंधला होता है तो कैसा माध्यम हो गया, पारभाषक, है ना। अगर वही पूछा जाता भाई जल कैसा माध्यम है, पारदर्शक, है ना। फिर पूछा जाता सर दीवार कैसा माध्यम है, अपारदर्शक। लेकिन हमसे पूछा गया भाई तैलीय कागज, तेल से चिपचिपा हो कोई पेपर हो गया तो कैसा माध्यम हो जाएगा, पारभाषक माध्यम हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होगी। न्यूनतम पूछा जा रहा है भाई। प्रकाश की चाल जो ठोस माध्यम होते हैं, जो सॉलिड माध्यम होता है, उसी में प्रकाश की चाल न्यूनतम है। इसमें सॉलिड आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, कांच का दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है जी सर, तो हमें कांच दिखाई दे रहा है, तो बेशक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। प्रकाश की चाल न्यूनतम, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, तो निर्वात में आप फील कर सकते हो। तो ज्यादा की बात करेगा तो आप निर्वात में कर सकते हो, और वो भी कितना होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 3 गुणे 8 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा सबसे न्यूनतम, सबसे कम किसमें होता है, तो अब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग करेंगे, बट यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ठोस माध्यम। और ठोस माध्यम देखो क्या है जी सर, कांच है, तो बेशक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 का सी यानी कांच होगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। आइए अगला प्रश्न जो है 11 नंबर प्रश्न, देखो तो क्या कहा जा रहा है, देखो तो जरा, बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चा लोग, है ना। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यानी फिगर कहाँ बनता है, अगर आइज पूछा जाए, जो ह्यूमन आइज होता है, मानव की जो आंखें होती है, उसमें फिगर बनता कहाँ है, कहाँ बनता है जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसको याद करना है सर, दृष्टिपटल। इसको कभी कभी तो हमें हिंदी में भी करके देता है भाई, तो हमें जो भी हिंदी माध्यम वाले जो भी बच्चे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी हमें ध्यान देना है, और कहीं कहीं हिंदी भी हमें चीजों को ध्यान देना है। तो चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो यहाँ देखो तो बच्चा लोग रेटिना, RETIN लिखा हुआ है, बट इसी को आप देवनागरी लिपि पे आपको कैसा देगा, तो कुछ इस तरीके के देगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों याद कर सकते हो, दृष्टिपटल या रेटिना पर जो मानव नेत्र क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए, है ना। अगला प्रश्न मेरे पास है 12 नंबर क्वेश्चन का है, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग, पारदर्शी पूछा गया है, जैसे प्रकाश आर पार हो जाए, है ना, ये पूछा गया है। तो पारदर्शी भाग आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा क्लियर हो जाएगा, देखो तो इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं, है ना। 4 ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक एक ऑप्शन पर हम लोग एक एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेत्र का पारदर्शी पूछा जाए, है ना, तो नेत्र का जो पारदर्शी भाग जो होता है, वो चीज क्या होता है, मेरे पास कॉर्निया होता है, इसको आमतौर पे क्या बोलते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है ना। सो आपको कॉर्निया, कॉर्निया ही क्या होता है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है आंख का, है ना, जहां से पूरी तरीके से क्या होता है जी, अपवर्तन होता है, तो बेशक आपका कॉर्निया हो जाएगा, इसी को क्या कर सकते हैं, श्वेत पटल कह सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा था, नेत्र का पारदर्शी भाग कौन होता है, तो श्वेत पटल या फिर कॉर्निया। जरा अगला पे देखो तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, हम इनको भी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। बायोफोकल, बायोफोकल पूछा है या द्विफोक्सी पूछा जाए, इसको इंग्लिश में यहाँ पे प्रेजेंट किया है बायोफोकल, लेकिन इसको हिंदी में क्या पूछा जाएगा जी बच्चा लोग, तो द्विफोक्सी पूछा जाएगा, है ना। द्विफोक्सी लेंस पूछा जाए या फिर बायोफोकल लेंस पूछा जाए, तो किस दोष के सुधार के लिए किया जाता है, तो सर बायोफोकल, मतलब दोनों की बात किया जा रहा है। सो बायोफोकल की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, और वो क्या हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, इसमें जरा दूरदर्शिता के साथ आपको देखो इंग्लिश भी थोड़ा बहुत देख लेना, लिखा है प्रेस बायोपिया, तो बेशक यहाँ पर हम प्रेस बायोपिया भी ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा, है ना। अगर जरा दूरदर्शिता नहीं देता है तो क्या दिखाई देगा बच्चा लोग, तो प्रेस बायोपिया। तो क्वेश्चन है बाबू, द्विफोक्सी पूछा जाए, बायोफोकल लेंस पूछा जाए, किस दोष के उपचार के लिए किया जाता है, तो प्रेस बायोपिया के लिए या फिर जरा दूरदर्शिता। परंतु अगर फिर से आपसे प्रश्न पूछा जाए निकट दृष्टि दोष के लिए क्या किया जाता है, आप यूज कर सकते हो भाई, औता लेंस यूज करा जाता है। कौन सा लेंस भाई, औता लेंस। फिर क्वेश्चन पूछा जाए दूरदृष्टि के लिए कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। सो मेरे साथ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठना है इस वीडियो पर, और अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन में क्या करूंगा, बूस्ट कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग 14 नंबर के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है रॉड कोशिकाएं, है ना। आंखों में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक आपका रॉड होता है और दूसरा क्या होता है जी, कोन होता है। ठीक है, इंग्लिश में दोनों है भाई, रॉड और दूसरा कोन। तो रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है, किसके प्रति एक्टिवेट होती है ना। तो वह पूछा जाए तो रॉड आपका क्या हो जाएगा, तो धुंधली रोशनी, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी होगा। भाई पूछा जाए कोन किसके लिए भाई उत्तरदायी होता है, तो रंग के लिए, है ना, या फिर तेज रोशनी आप कह सकते हो, सिंपल दैट, है ना। तो यहाँ पर बाबू रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो धुंधली रोशनी हो जाएगा।
खून किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो रंग हो जाएगा। आंखों में कितनी कोशिकाएं होती हैं जी? तो 2 कोशिकाएं होती हैं। चलो जरा अगला प्रश्न देखो, तो ब्लाइंड स्पॉट पूछा जा रहा है। हाँ जी सर, ब्लाइंड स्पॉट किस में नहीं होता है ना? यही पूछा, ब्लाइंड स्पॉट किस में नहीं होता, अंध बिंदु किस में नहीं होता है ना? तो बेशक ऐसे किस वाले पोर्शंस में नहीं होता भाई? किस में नहीं होता है? तो रॉड और कोन्स में ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ठीक है, यानी जिसकी आंखें अंधी होंगी उसमें रॉड और कोन कोशिकाएं कार्य नहीं करेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्या होगा जी? विद्युत फ्यूज पूछा जा रहा है ना? जरा इन पर थोड़ा ध्यान देंगे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? विद्युत फ्यूज पूछा जा रहा है, किस पे कार्य करता है जी? ऑप्शन याद कर सकते हैं, बी नंबर, ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज कार्य करता है। ठीक है, अगला क्या है भाई? थोड़ा सा ध्यान रखो, किस उपकरण में धन और माइनस चिन्ह नहीं होता है? प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स नहीं होता है। इसमें नहीं होता है? अमीटर में तो बेशक होता है जी, जरा ध्यान दो, मैं थोड़ा फिक्सअप कर लूं, है ना? अमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, कुंडली में सर इसमें नहीं होता है। विद्युत शेल में हाँ सर प्लस माइनस होता है। क्वेश्चन तो यही पूछा ना, किसमें नहीं होता है, किसमें चिन्ह, ये प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कुंडली में नहीं होता है। चलिए बच्चा लोग, बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जरा 18 पे चलते हैं। 18 देख लो, ये बाबू ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना? इसमें फॉर्मूला की तरह हमें सॉल्व करना है। देखो तो क्या चीजें दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन वाट का मात्रा, पहले ये सोचो ना, वाट किसके, वाट है किसका यूनिट? तो विद्युत शक्ति का है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है? पहले ये आपको सोचना चाहिए सर, वाट क्या है एक्चुअल में? तो हम कहेंगे सर विद्युत शक्ति, विद्युत क्षमता कहो या फिर विद्युत शक्ति कहो, उसका क्या है भाई? ऐसा ही मात्रक है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विद्युत शक्ति क्या होता है, तो कहोगे सर विद्युत ऊर्जा, है ना? विद्युत ऊर्जा और बट्टा किसके बराबर होता है? तो समय के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात। विद्युत ऊर्जा का देखो एसआई यूनिट क्या होता है भाई? एसआई यूनिट जूल होता है। समय का क्या होता है सर? सेकंड होता है। जूल बट्टा सेकंड, ऐसे लिखा रहेगा, जूल प्रति सेकंड, और इसी प्रति सिंबल को हटाएगा तो जेएस का पावर -1। आपसे ऑप्शन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होगा? जरा ध्यान दो, वाट के बराबर कौन होगा जी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, जे प्रति एस, या इसी को हम लोग क्या कर सकते, इस प्रति को हटाएंगे तो जे एस का पावर -1। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। आइए अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की तार की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की तार की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं जी? तो ऊर्जा कहते हैं, है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें समझने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है, तो हमें रिवाइज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है जी बच्चा लोग? अगला प्रश्न देखो तो 21 नंबर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी भाई? ओस्टार्ड ने, या फिर एम्पियर ने, या फिर बोर्ड ने, या फिर फैराडे ने, है ना? चुंबकीय प्रभाव, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हमारा हो जाएगा बेशक टॉप से फैराडे। ठीक है, चलिए आगे है, चुंबकीय बल रेखाएं किसकी प्रकृति की होती हैं? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, काल्पनिक? काल्पनिक होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। तो चुंबकीय बल जो क्षेत्र होते हैं या फिर रेखाएं होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। अगला प्रश्न क्या किया जरा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र बोला जाता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? परिपथ का प्रतिरोध पूछा गया है, क्या होता है जी? बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत ही कम हो जाता है ना? या इस तरीके से, या परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला बाबू, हम लोग 25 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। और 25 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? जरा ध्यान दो, नाभिकीय ऊर्जा मुझे प्राप्त करना है। कौन सी ऊर्जा बात किया जा रहा है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है भाई? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? रेडियोधर्मी पदार्थ ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप यूरेनियम ले सकते हैं। ठीक है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, आपसे तो ये पूछा गया ना, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? बताइए तो, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या होगा जी? इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। अगला है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? बताइए तो, निम्नलिखित में से अर्थ जल, जल का पूछा गया ना, तो इसमें क्या होगा? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या फिर हाइड्रो, सो क्या होता है? हाइड्रो होगा। ठीक है ना, जल का अर्थ क्या होगा जी? हाइड्रो होगा। तो आप 27 नंबर के प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी प्रश्न है हमको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और अच्छे से। आइए 27 के बाद हमारा प्रश्न क्या है जी? जरा ध्यान दीजिए तो, है ना? 28 नंबर प्रश्न है, जरा देखिए तो, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है?
क्या बोला गया है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है भाई? NaCl, विलयन एवं कपर धातु। एकल विस्थापन पूछा गया। सबसे पहले थोड़ा बहुत सजा लेंगे, सबको हम सजा लेते हैं। पहला ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस तरीके से हम जो सजाएंगे सर वो मुझे बता दो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो देखो तो NaCl प्लस कॉपर धातु, है ना, ये हो गया। MgCl2 विलयन कॉपर धातु, MgCl2 प्लस Cu हो जाएगा। FeSO4 प्लस Ag हो जाएगा, है ना। AgNO3 प्लस आपसे पूछा जाए C हो जाएगा। कौन जो ऐसा होगा ना जो एकल विस्थापन, एकल विस्थापन क्या होता है? जिसमें जो एकदम स्ट्रॉन्ग जो मजबूत परमाणु होता है ना, अपने छोटे वाले परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। इनमें कौन सा है सर? Na और CO में सर मजबूत कौन है? Na मजबूत है। क्या ये एकल विस्थापन ये इधर चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा सर। चलो ठीक है, Mg और CO में पूछा जाए क्या ये भी एकल विस्थापन अभिक्रिया शो करेगा? ये भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या भाई CO कैसे भाई? CO तो कमजोर है Mg से, तो ये भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। दूसरा देखो तो Fe और SO4 और यहाँ पे Ag, क्या Ag हटा के इसको कर सकता है? नहीं सर, ये भी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? AgNO3। जो Ag है उससे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? CO। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा, और यही क्या करेगा? तो एकल अभिक्रिया को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर आपको क्लियर कर। चलिए यहां पर क्या होता है जरा बताओ तो? शाक सब्जियों को कंपोस्ट कर विघटित करना। हम साग सब्जियों को कंपोस्ट कर रहे हैं, उसको खाद बना रहे हैं, उसको हम कचड़े में चेंज कर रहे हैं, तो किस तरह की अभिक्रिया होगी? क्या उष्मा शोषी हो सकती है? क्या उष्मा क्षेपी? नहीं भाई, प्रतिस्थापन नहीं। तो होगा भाई कौन? इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या हो जा सकता है? उष्मा क्षेपी होता है, उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। चलिए अगला देखो तो 30 नंबर प्रश्नों की तरफ हम आ चुके हैं, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है बच्चा लोग, है ना, थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? किसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है? दहन में, भोजन का पचना में, या श्वसन में? बेशक यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? अवक्षेपण। अवक्षेपण में क्या होता है जी? तो केवल पदार्थ विलय अविलय हो जाते हैं, विलयन से हट जाते हैं, तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। अब 31 नंबर प्रश्न की हम लोग बारे में बात कर रहे हैं, तो आप मुझे लगता है बच्चा लोग आप बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन को। अब दूसरा है बाबू, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा। भाई दो चीज आप याद कर सकते हो, एक ग्लूकोज याद कर सकते हो और दूसरा हमारे साथ चीनी याद कर सकते हो। तो चीनी का क्या होता है भाई? C12H22 और क्या होता है? O11। ये हो गया। ग्लूकोज का इसमें पूछा जा रहा है भाई, चीनी का मैंने आपको बता दिया। ग्लूकोज का इसमें कौन होता है बताइए तो? C6H12O6। यहाँ पे आपको क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, यहाँ पे C6H12O6। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, देखो ये जितने 6, 12 और 6 इन सबको दिखाई दे, इसको परमाणु कहते हैं, ठीक है। और इनके पहले वाले जो A है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सर एक है, इनको हम लोग अणु कहा जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज के एक अणु में सर कार्बन के कितने परमाणु? तो 6 हो जाएंगे। ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 12 परमाणु हो जाएंगे। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये परमाणु अणु इस तरह के आपसे खेल पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इजी है। चलिए अगला प्रश्न ये, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आइए अब 32 नंबर हमारा सवाल क्या पूछा जा रहा है, जरा 32 नंबर को ध्यान दीजिए। कौन सा संतुलित नहीं है ना? क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी थोड़ा जूम अप कर दूं, है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है मतलब संतुलन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो दोनों तरफ अभिकारक हो गया, प्रतिफल हो गया, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? तो परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। आप आराम से क्या करो, थोड़ा नोटिस करो, ध्यान दो। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है? 2, 2, 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ भी 2, 2, 4 हो गया, उधर तीर के उधर बगल। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है। ये क्या है भाई? समीकरण संतुलित है, ठीक। जरा इनको ध्यान दो। यहाँ पे पोटेशियम के की वैल्यू कितनी है? के में 2 परमाणु है। इधर देखो तो के 2 परमाणु है, ये भी क्लियर है। Cl बाबू अकेले, Cl देखो तो Cl के पहले 2 है, यहाँ भी Cl के पहले 2 है, ये भी संतुलित अवस्था में। O3 नहीं बाबू, O देखो तो 2/6, यहाँ भी O कितना है? 2/6। तो देखो पहले ये देखो जो ऐसे दिया हुआ है, जरा मैं इसको समझा दूं। 2KClO3 और इसको तोड़ा गया तो क्या है भाई? 2KCl + 3O2। कैसे हम लोग परमाणु काउंट करें? कैसे पता करेंगे कि संतुलित है कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना है। देखिए के के पहले 2 परमाणु ना, तो के 2 परमाणु हो गए, आप लिखते चलो, के 2 परमाणु हो गए। Cl देखो तो Cl के कितने परमाणु? Cl बाबू यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई, बट इसके पहले जो 2 है हम उनको पकड़ लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 3 तुम्हें दिख रहा है, बट ऐसा नहीं सोचना है, उस ऑक्सीजन के पहले 2 भी है, तो 2/6 ऑक्सीजन कितना हुआ? 6 हुआ। यानी यहाँ पे के जो पोटेशियम है वो 2 है
क्लोरीन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 6 है। जरा सोचो क्या वैसा ही इधर है क्या? हाँ बेशक, क्लोरीन के यहाँ पे देख, सॉरी यहाँ पे पोटेशियम के 2 परमाणु है, क्लोरीन के यहाँ पे 2 है, ठीक है, सेम क्लियर है बहुत अच्छे से तरीके से। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो 3 दूना कितने हुए मेरे पास 6, इधर 6, तो ये भी क्या है, बैलेंस है, ठीक है। हमसे पूछा गया कौन बैलेंस नहीं है, कौन संतुलित नहीं है। H2 यहाँ पर देखो तो Cl2, यहाँ पर भी देखो तो 2HCl, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। अब इनमें से कौन हो जाएगा, तो बेशक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नोटिस भी कर लेते हैं, पीबी यहाँ पर 1 है, पीबी यहाँ पर 1 है। अब जरा देखो तो ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 3 2 कितना हुआ 5, इधर ऑक्सीजन 5 है परंतु इधर ऑक्सीजन कितना है 6, देखो तो गैस ही बैलेंस नहीं है, इसलिए ये समीकरण संतुलित, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला देखो क्या कहा जा रहा है, देखो तो ध्यान से, क्वेश्चन है कौन सा विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। बस आपको कैसे करना है, लाल को नीला कर रहा है, लाल को किस में चेंज कर रहा है, नीला। तो जब लाल को नीला में चेंज कर रहा है तो क्या होगा भाई, लाल को नीला में चेंज कर रहा है ना, तो वो चीज क्या हो जाता है, 2 हमेशा याद रखना है। चलो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भस्म, एक हमारे पास क्या होता है, अम्ल, ठीक है ना। चलिए हमें 2 चीजें पढ़ना, अम्ल क्या करता है जी, है ना, नीले लिटमस पेपर को किसमें करता है, लाल, ब्लू इनटू रेड, तो नीले को लाल कर रहा है, नीले को किसमें कर रहा है, लाल, वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। भस्म क्या होता है, तो लाल को किसमें चेंज कर रहा है, नीला कर रहा है, ठीक है, इतना तो क्लियर ही होगा बहुत अच्छे तरीके से। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, भस्म लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अब इनसे जरा पूछिए, अगर भस्म होगा तो उसका पीएच मान कहाँ होगा भाई, तो 7 से 11 के बीच में होगा, बहुत अच्छी बात है सर। अम्ल का पीएच मान क्या होगा जी, तो 0 और 7 के बीच में होगा, भी बहुत बड़ी बात है। आपसे प्रश्न पूछा गया लाल को नीला करता है, जरा सोचो तो लाल को किसमें चेंज कर रहा है, नीला को चेंज कर रहा है, नीला में चेंज कर रहा है, तो वो कैसा पदार्थ है जी, भस्म है। भस्म का पीएच मान किसके बीच होता है, तो 7 और 11 के बीच में होता है। देखो ऑप्शंस कौन होगा भाई, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन से 11, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलो क्लियर है, आशा करते हैं छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं, है ना, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए अगला क्या है भाई, इसमें यशद पुष्प पूछा गया है। यशद पुष्प क्या होता है, यशद जब लेपन किया जाता है, जिंक का लेपन किया जाता है तो उस पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है ना, जो छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यशद पुष्प कहते हैं। और इसमें वाला कौन पार्ट होगा, तो जिंक ऑक्साइड, यानी ZnO को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, यशद पुष्प कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो जिंक ऑक्साइड को ही क्या बोला जाता है, यशद पुष्प, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 को, जरा 35 पर फोकस कीजिए। तो देखिए क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया करता है। ये देखो इतने छोटे छोटे प्रश्न होंगे बच्चे, इसी पर आप गलतियां कर जाओगे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की हमें बहुत ही जरूरत है। हर एक क्वेश्चन को आप एकदम, आपको कितना कंप्लीट करना है, मेरे पास उमार भरने के लिए 1 घंटा समय मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट करना। अगर 1-1 मिनट का भी समय हम लोग देते हैं ना एक क्वेश्चन पे, तो हमारा एक क्वेश्चन बेशक होगा, कोई चांसेस नहीं होगी गलत करने की। तो आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को, पहले तो चूने का पानी का सूत्र क्या होता है, चूना जल जिसको कहते हैं, चूने का पानी, चूने का पानी कहो बच्चा लोग, या फिर चूने का जल कहो, है ना, इसका सूत्र क्या होता है आपसे पूछा जाए तो CaOH का क्या होता है, होल्ट वाइज, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जिसे हम भकड़ा चूना भी कहते हैं, बुझा चूना भी कहते हैं, चूना जल भी कहते हैं, चूना का पानी भी बोला जाता है। और इसमें हम क्या मिला दे भाई, है ना, क्या मिला दिया जाए, कौन सा गैस मिला दिया जाए जो दुधिया कर देता है। दुधिया का मतलब उसे संगमरमर में, उसमें मार्बल में चेंज कर देता है। तो क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी, CO2। अगर हम इसमें CO2 मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, दुधिया CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो क्लियर है। तो भाखड़ा चूना को क्या बोलेंगे, चूना पानी, चूने का जल, या COH का होल्ट वाइज, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना जल है। अब इसमें मुझे क्या मिलाना है, CO2 मिलाना है। क्यों मिलाना है जी, तो हमें क्या करना है, दुधिया करना है, उजला करना है, सफेद करना है, संगमरमर बनाना है, तो CO2 मिलाते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चा लोग अब थोड़ा सा 36 नंबर प्रश्न पे चलो। तो देखो कितना इजी है बच्चा, मधुमक्खी के डंक में देखो तो मधुमक्खी पूछे, मतलब जो भी आप डंक याद कर सकते हो, मधुमक्खी के डंक, बिच्छुती का डंक,
किसी पौधे का डंक या फिर किसी भी जानवर या फिर कोई भी छोटे छोटे कीट पतंग उनके डंक के बारे में पूछा जाए तो मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपसे पूछो तो कौन सा? पहले तो सारे अम्लों को हम ध्यान रखते हैं। मेथनोइक है ना, मेथनोइक को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। सो ये आप याद कर सकते हो, फॉर्मिक अम्ल कहिए या मेथनोइक अम्ल कहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सर सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है सर, जिसको आप आमतौर पे नींबू बोलते हैं, ठीक है सर, हाँ ठीक है, संतरा नींबू कह सकते हो, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है सर? तो टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है ना। इथेनोइक आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक, चींटी के डंक, किसी का भी डंक, बहुत अच्छी बात है। सिट्रिक अम्ल किसमें होता है जी? संतरा का या फिर नींबू का, ये उसमें आपको क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आई होप सो बहुत ही अच्छा, आशा करते हैं बच्चा लोग अच्छे से कंप्लीट होगा सारे क्वेश्चंस। आइए जरा इन क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 37 नंबर प्रश्न मेरे पास देखो क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया भाई, दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाएगा और जिप्सम पूछा जाएगा। तो दोनों पे आपको थोड़ा सा ना उसके जल के अणु पर ध्यान देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कहां आपको ध्यान देना है? तो बस हाफ पकड़ लेना है। देखो तो CaSO4 हाफ H2S, ये क्या है सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। परंतु अगर आप पूछा जाए एक ऑप्शन नंबर सी पर भी ध्यान दो, CaSO4 into 2H2O है, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? जिप्सम कह सकते हैं। तो घबराने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर CaSO4 दे और 2H2O दे, ये क्या होता है जी? तो दो अणु रहे तो ये जिप्सम है, जिप्सम है ना जी, जिप्सम है। एंड CaSO4 into हाफ H2O पूछा जाए, ये क्या है जी? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, हाफ H2O, 1/2 H2O पर ध्यान देना है। और फिर आपसे क्या पूछा जाए? तो आपसे CaSO4 into 2H2O पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान देना है? जिप्सम पे फोकस करना है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है ना। तो एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो, अम्ल और क्षार आपस में, कितना देखो सिंपल सा सवाल है ना, बाबुआ जिसको कहते हैं ना, बबुआ वाला सवाल है। अम्ल और क्षार आपस में, अम्ल पूछा गया और प्लस क्या पूछा गया भाई? क्षार। अम्ल और क्षार मिलकर क्या अभिक्रिया करके बनाते हैं? बेशक क्या बनाते हैं जी? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। लवण कहां? ऑप्शन नंबर सी है, देखो बच्चों कहां बारी है। अच्छा ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाए, ये कौन सी अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं? सर इसको कहा जाता है उदासीनीकरण, है ना जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो जब अम्ल और क्या बोलते हैं क्षार, जिसको आप भस्म कहते हो, आपस में अभिक्रिया कर जब लवण का निर्माण करते हैं, वही चीज क्या हो जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्वेश्चन आपसे अम्ल क्षार आपस में मिलकर क्या बनाया गया? लवण बनाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छा। देखो तो 38 प्रश्नों को हम आराम से कर चुके हैं। इसी तरीके से हम पूरे 80 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जरा इनको ध्यान रख लो। चलो बच्चा, यहां देखो क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक? पहले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को तो जानो क्या होता है, कैसे हम संयोजी क्या होता है, ये क्या मतलब होता है संयोजी? संयोजी का मतलब होता है ना सर, जो इलेक्ट्रॉन की जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, है ना। जैसे मान लो ये मैंने एक छोटा सा नाभी बताया है ना, थोड़ा मैं दिखा दूं आप सभी को, जरा ध्यान दो बच्चा लोग, है ना, मैं क्या बना रहा हूं। मान लो अब मैं सबके बता दूं थोड़ा सा, संयोजी क्या होता है? तो भाई इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, उनकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन सोए होंगे, बैठे होंगे, जागे होंगे, नाचे होंगे, गाए होंगे, जो भी करे भाई, है ना, यहाँ पे कुछ भी करे, तो बाहरी कक्षा में तो भाई नाचते ही होंगे, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन सोए तो रहते नहीं है कक्षा में, क्या इलेक्ट्रॉन घूम करते रहते, डांस करते रहते हैं। सो ये वाले जो पार्ट हो गए ना, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो आप उन पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी? सोचिए, पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लीजिए। ऐसा ही सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है, बोलो तो कितने नंबर पे आते हैं? सर क्या 14 नंबर पे आता है? हाँ जी सर। तो पढ़ो तो हमें, नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। एल्युमिनियम 13 और एल्युमिनियम के बाद क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन भाई SI, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। SI भाई कितने नंबर पे आता है? 14। इसमें 14 नंबर पे आता है, ध्यान दो जरा, SI कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। चलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, है ना, इधर उधर गड़बड़। SI कितने नंबर पे आता है भाई? 14। उसका इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होते हैं? 14। इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख के दिखाओ, SI का कितना हो जाएगा जी? तो सबसे पहले 2 भरते हैं, फिर 8 भरते हैं। चलो 8 2 10 भर लिए, कितना बचा मेरे पास? 4। देखो तो 8 4 12 2 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। P का मतलब फास्फोरस, सर कितने नंबर पे आता? 15।
कितना भरेंगे आगे 2 भर देंगे, फिर कितना भरेंगे बच्चा 8, उसके बाद 8 2 10 कितना हो गया 5। ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है ना, बस सोच लेते हो भारी इसलिए भारी हो जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे जरा फोकस कर लो। एल्युमिनियम क्या है भाई, एल्युमिनियम 13 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है 13, ये 14 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, एल्युमिनियम 13 नंबर पे, 13 पहले 2 सजा लेंगे फिर 8 सजा लेंगे, 8 2 10 हो गया, 10 3 कितना हुआ 13। सोडियम सर कितने नंबर पे आता है सर 11 नंबर पे, 11 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो कितना हो जाएगा आगे 2 हो जाएगा, और 2 के बाद कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 8 2 10 और 1 कितने हो गए 11। अब आपको सोचने की जरूरत है, अब इसमें सबको देख लो, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो, बाहरी कक्षा पे फोकस करो, पहला कक्षा दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अब इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर क्या सर 4 5 3 1, कौन हो जाएगा सर यहाँ 5 तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, बेशक ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, जिसको पी मतलब फास्फोरस। तो देखो तो कितना इजी था, मैंने बताया निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो आप ऐसे करके, क्योंकि आप तो रट तो सकते नहीं हो, अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप करोगे, तो आपको उसमें याद रखना उसकी परमाणु संख्या, सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14, उनको ऐसे सजा लेना है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या सर 13, उनको हम ऐसे सजाने, पहले 2 सजाने फिर 8 सजाने हैं। फिर आपसे पूछा जाए फास्फोरस की भी परमाणु संख्या तो 15 है, तो आपको कैसे सजा लेना है 2 8 5 सजा लेना है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11 है, तो आपको इस तरीके से सजा लेना है, और इस तरीके से क्या होगा, जो बाहरी कक्षा होंगे ना उनको पकड़ लेना, वही आपकी क्या हो जाएंगी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएंगी। क्लियर है बच्चा लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, जरा 40 नंबर प्रश्न को देखिए। क्यूपराइट पूछा गया भाई, क्यूपराइट पूछो, कॉपर पाइराइट पूछो, है ना, ये पूछा गया। तो मेरे किस धातु का है, कौन कौन से धातु का, एक एक करके देख लो। एचजी को क्या बोलते हैं पारा, पारा का भाई, है ना, ये पूछा गया। कॉपर है ना, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, किसका है क्यूपराइट, किसका है क्यूपराइट, किसका है बाबू धातु का है, तो कॉपर का हो गया। ठीक है, चलो अब आओ जरा, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है जी ऑक्सीजन की, क्या देखो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है भाई 2 होती है। ठीक है, चलो अब आओ 41 नंबर प्रश्न हो चुके हैं, जरा 42 पर हम जो आते हैं। 42 में देखो तो कितना इजी प्रश्न है, यही तो प्रश्न है बाबू, देखो इनको कहते हैं बाबू बाबू वाले प्रश्न है, ये भैया वाले नहीं है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है, गंधक को आप क्या बोलते हो बच्चा लोग, सल्फर तो कहते हो, सल्फर को एस डिनोट करते हैं हम लोग, सल्फर को एस से डिनोट करते हैं, और इसे सर गंधक भी कहते हैं, है ना। अब इस गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या कितनी होती है गंधक, कितने नंबर, सल्फर, सल्फर कितने नंबर पे आता है जी 16 नंबर पे आता है, तो डायरेक्टली हमें याद करना है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई कॉन्सेप्ट है ना। अभिक्रियाशील समूह देखो तो सीओ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा बता, तो किसको क्या बोलते हैं, अभिक्रियाशील समूह, इस सीओ को ऐसे दिया हुआ है और सीओ लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं कार्बोनिल समूह, है ना, कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है सर, इसको सीओ को ये बोल दिए, जरा मेरे को एल्डिहाइड आएगा तो क्या मैं बोलूंगा, कुछ नहीं सोचना सर, COOH को सॉरी क्या क्या चीज याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रख लो, मुझे क्या याद रखना है, अगर एल्डिहाइड पूछे तो CHO, अल्कोहल पूछे तो OH, बहुत अच्छी बात है, कार्बोनिल पूछे तो कुछ ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। इथर पूछा जाए तो बेशक सूर्य के इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। तो अभिक्रिया समूह में CO को क्या बोलते हैं सर, CO को यहाँ में तो कार्बोनिल समूह बोलते हैं, क्लियर है ना। अगर वही आता बेशक CHO को क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, अल्कोहल को क्या कहते हैं तो OH कहते हैं, तो घबराने की क्या जरूरत है ना। आओ चलो तो वेल्डिंग बनाने में देखो तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, इथाइन का किया जाता है, सो इसको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। इथाइन का ही है, एसीटोन का ही है। चलिए कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, पहले थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होती है जी सर, इसकी संयोजकता होती है सर -4 होता है, मतलब 4 आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो कार्बन क्या है जी, तो पहले अधातु है जिसको किससे डिनोट करते हैं, सी से, इसकी संयोजकता 4 होती है। और भाई तो सबसे पहले आवर्त, किस आवर्त में आता है, तो आवर्त 2 पर आता है। किस वर्ग में आता है, किस समूह में आता है, तो कार्बन 14 में आता है। आप पूछो किस वर्ग का सदस्य है जी, तो ऑप्शन नंबर डी 14 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो एक बार रिपीट कर ले सकते हैं मेरे पास, कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, क्या होता है भाई, एक अधातु है, इसकी संयोजकता कितनी होती है 4 माइनस में, ऑप्शन में -4 हो तो क्लियर कर देंगे, पर 4 पूछा गया वो भी क्लियर कर सकते हैं। आवर्त कितने हैं सर, तो 2 है। वर्ग और समूह कितने हैं, तो 14 है, तो 14 वर्ग समूह में आते हैं, ठीक है ना। अब चलो अगला प्रश्न जरा देखो तो बच्चा मेरे, है ना। अब देखो
छोटे छोटे जो भी मेरे नन्हे मुन्ने है ना छात्र हैं छात्राएं हैं, अब उन पे फोकस करते हैं भाई। अब देखो तो इथाइन पूछा जा रहा है, देखो क्या क्या चीजें हैं। इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन इथाइन में पूछा जा रहा है। इथाइन, इथाइन आप सोचो जरा, इथाइन कहाँ का है भाई? इथाइन, लास्ट में क्या आ रहा है? आइन आ रहा है ना जी। आइन किसमें होता है? तो तीन तरह का समूह होता है, एक आपका अल्केन समूह हाइड्रोकार्बन होता है, एक आपका एल्कीन होता है, तीसरा क्या होता है? एल्काइन होता है ना। ये तीन तरह के हाइड्रोकार्बन समूह हैं। इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें द्विबंधन होता है, इसमें ट्रिपल बंधन होता है, इनमें तीन बंधन होता है ना। अब इसको अल्काइन दैट इज आइन, अल्कीन इन, अल्केन एन। अब आपसे पूछा जाए इथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन, कितने बंधन पाए जाते हैं? इथाइन किस समूह का है? एल्काइन। इसमें कितने बंधन? समझिए तीन होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, तीन। क्लियर है? चलिए अगला जरा देखो तो, अगला देखो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। 47, क्या तुम्हें डरने की जरूरत है? नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे हैलोजन, हैलोजन सबसे पहले क्या होता है जरा सोचो। हैलोजन, हैलोजन क्या है भाई? खून कलर बरियात, कुछ ऐसे आप याद कर सकते हो नॉर्मल मेरे साथ। एफ से क्या होता है? फ्लोरीन, Cl से क्या होता है? क्लोरीन, Br से क्या होता है? ब्रोमीन, I से क्या होता है? आयोडीन होता है। और हैलोजन कितने ग्रुप्स होते हैं? ग्रुप्स बताइए तो जरा, उसका कौन सा ग्रुप होता है? 17 नंबर। 17 नंबर के जो पेरियोडिक टेबल्स होता है ना, जो आवर्त सारणी, उसके भाई 17 नंबर पे आते हैं ये वाले, है ना, वर्ग ग्रुप्स का हो। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हैलोजन है? कौन है जी? तो कौन है बताओ तो बच्चा, कौन है मेरे साथ, है ना? तो वो आपके पास क्या है? फ्लोरीन है। ऑप्शन एफ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? देखो तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है तो बच्चा तो मुझे लगता है बूम करके चलाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने होते हैं जी? 7 होते हैं। ठीक है, तो आवर्त कितना पूछे? आवर्त को क्या कहा जाता है? 36 कतार पूछा जाता है। तो 36 कतार पूछे या आवर्त पूछे तो 7 होता है। वर्ग पूछा जाए, समूह पूछा जाए, या फिर ग्रुप्स पूछा जाए, या फिर ऊर्ध्वाधर स्तंभ पूछा जाए, ये कितना बच्चा पार्टी कितने होते हैं? सर 18 होते हैं। तो देखो तो थोड़ा नोटिस करने की हमें जरूरत है। वर्ग पूछा जाए, समूह पूछा जाए, ग्रुप्स पूछा जाए, ऊर्ध्वाधर स्तंभ पूछा जाए तो 18 होते हैं। बहुत अच्छी बात है जी सर। आवर्त पूछा जाए, 36 कतारें पूछा जाए तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्लियर है ना? तो हमसे तो यही पूछा ना कितने आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं जी? तो 7 होते हैं, 7। चलिए मैंने इतना सारा रंग बरंग पेंट कर दिया और मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर पूरी वीडियोस को आप देखते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छा एक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपको बेहतर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो घबराइए मत, है ना? जो भी चीजें आप लोग पढ़ा रहे हैं उन पे थोड़े से बने रहिए। तो चलिए 48 के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं बच्चा लोग? 49 पे चलते हैं। चलो फिर से इनको क्वेश्चन को फिर से कंप्लीट करते हैं। जरा देखो तो क्या चीज दिया हुआ है। पोटेशियम, पोटेशियम को सोचते हुए मेरे दिमाग में क्या आता है जी? तो के आता है ना? के आ रहा है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। ये भी बता चुका है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितने नंबर पे आता है जी? आवर्त सारणी 19 में। इसकी संयोजकता क्या होती है? संयोजकता बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन जितने बैठे रहते हैं ना, उनमें से हम संयोजकता निकालते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछे संयोजकता कहां से निकालते हैं, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से। चलो 1 नंबर का ये मेरा क्लियर हो गया। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सर 19 होती है। सर पोटेशियम को सूचित किससे करते हैं? तो के से सूचित करते हैं। संयोजकता पूछे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लिखो ना, कि का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? पहले 2 सजाते हैं, फिर 8 सजाते हैं, 8 2 10 हो गया, फिर 8 सजाते हैं, 8 8 10 कितना हुआ? 2 12, फिर 8 सजा दो, फिर पढ़ो भाई, 8 8 2 16, 8 तरीका कितना हो गया? 24, 8 2 16 2 18। चलो सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया आपको। चलो इसको थोड़ा मैं कर लूं। देखो तो 8 पहले 2 सजा लेते हैं कभी भी, फिर कितना सजाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन सजाते हैं, फिर कितना सजाते हैं? 8 सजाते हैं। पहले काउंट कर लो, 8 हुआ 2, 8 2 16 हुआ, 16 2 18 हुआ, बचा कितना? 1। अब जरा सोचो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 बैठे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में प्रेजेंट होंगे वही इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चा पार्टी? तो ए हो जाएगा 1। क्लियर है? चलो आओ जरा अगला प्रश्न पर जरा ध्यान दो मेरे साथ। देखो तो 49 के साथ हम लोग 50 भी पहुंच चुके हैं। अब इनमें क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी, कुछ नहीं भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मैंने अभी उधर बताया ना, ऊर्ध्वाधर पूछे, ग्रुप्स पूछे, स्तंभ पूछे, फिर वर्ग पूछे, कितना हो जाएगा? जरा देखो तो 18 हो जाएगा। तो इसे सोचने की बात है, आवर्त भाई 7 होगा, पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ पूछा जाए तो वो 18 हो जाएगा। ठीक है, आप पूछे तो निम्नलिखित संकेतों दर व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है? धातु पूछा जा रहा है भाई।
धातु पूछा जा रहा है। धातु कौन है भाई, कितने नंबर पे धातु? सी मतलब तो कार्बन होता है, ठीक है बच्चा, सी तो कार्बन। ए क्या है भाई, है ना, इन पे हमको फोकस करना है। डी यहाँ पर है, बी 12, हमसे पूछा तो धातु पूछा, क्या पूछा भाई, धातु। बी फॉर द बोरान्स, डी फॉर द ड्यूटेरियम्स पूछा गया भाई, है ना। यहाँ पर देखो ये जो नीचे वाला होता है ना, ये बी डी एक तरह का सिंबल है, एक तरह का सिंबल है। देखो तो निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है, हमें ये सोचने की जरूरत है। तो ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, देखो मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताता हूं कौन सी चीजें हैं। संकेतों द्वारा ये सब ए सी बी डी ये सब संकेत है, ठीक है ना। अब आप सोचना है सर जरा इनको जरा मुझे बताओ, तो ये 12 सी 6 ये तो सी संकेत दिया, सिंबल दिए, कोई भी लेटर दे सकते हैं, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है? तो 12 जो है इसका ना परमाणु द्रव्यमान है, पहला तो ये सोचना है ऊपर वाला। ये 6 क्या है, तो ये परमाणु संख्या है जी, बहुत अच्छी बात। 6 पर जो आता है वो क्या होता है जी, वो अधातु होता है। 8 परमाणु संख्या है, ये भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ये भी अधातु होता है, ठीक है बच्चा। और क्या भाई, 9 पर क्या आता है मेरे पास, 9 पर जरा ध्यान दो सर, फ्लोरीन होता है, माइनस में ये भी अधातु होता है। 12 पे कौन आता है जरा सोचो, क्या दिमाग में आ रहा है, 12 पे कौन होता है, Mg मैग्नीशियम आता है, और मैग्नीशियम क्या है, एक तरह का धातु है। इस ऑप्शन क्या हो गया, बी। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। चलिए अब आगे जरा सोचो, क्या ही दे रखा है 52 नंबर प्रश्न में। निम्नांकित देखो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहो या निम्नांकित कहो, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? वनों पर आधारित, क्या कागज वन पेय आधारित उद्योग है? कौन है ना, कागज पूछा जाए, टिम्बर पूछा जाए, लाख पूछा जाए, इनमें से सभी पूछा जाए, इस पे आधारित उद्योग है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला 52 पे जरा चलो तो बच्चा पार्टी, 52 पे चलो। 52 में हम लोग क्या कर पा रहे, देखो तो सिंचाई के लिए भाई खेत मुझे पटौने हैं, है ना, मुझे खिताई से सिंचाई करना, इरिगेशन करना है, देखो तो, है ना, इरिगेशन जिसको सिंचाई कहा जाता है, खेतों में जो पानी दिए जाते हैं, तो सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या हो जाएगा, वर्षा जल से सिंचाई नहीं, टपकन सिंचाई कहते हैं, या यांत्रिक छिड़काव कहा जाता है, या नहर से सिंचाई होता है। इसमें कौन होगा भाई, क्या टपकन सिंचाई कहा जा सकता है, ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाना, ये क्या हो जाएगा, यांत्रिक छिड़काव। चलो अगला हमें क्या देखना है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, भाई आप भूगोल में भी इस चीज को पढ़ते हो या मेरे साथ साइंस में भी पढ़ रहे हो, है ना, तो कितनी बार इस क्वेश्चन, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को हमें कई बार एकदम कहते हैं ना मिक्सचराइज हो चुका है बहुत सारा। तो क्या दिखा जा रहा है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, है ना, चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ, किसमें हुआ, 71, 81, क्या यहाँ 73 पेस्ट कर सकते हैं, है ना, या 88 हो सकता है, कौन सा ऑप्शन, आप 71 कर सकते हो, 1971 कह सकते हो, या फिर 72 कर सकते हो, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की, या फिर चिपको आंदोलन हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्या है जी 55, कवक में पोषण की, कवक आपसे पूछा जा रहा है, देखो तो फंगी पूछा गया, कवक कहो या फंजाई कहो, कवक कहो या फिर फंजाई कहो, इसमें पोषण की कौन कौन सी विधि पाई जाती है, क्या पाया जाता है, तो मृतजीवी कहो या मृतपोषी कहो। ठीक है, तो 55 हो गया। चलिए अब हम 56 पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर पा रहे हैं जी। निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाला नहीं है, जो जैविक प्रक्रिया द्वारा, जैविक प्रक्रिया में कौन कौन से भाई शामिल होते हैं, सबसे पहले जैविक प्रक्रिया जिनको हम लोग कहते हैं जैव अपघटक, अपघटक कहेंगे, या फिर क्या बोलते हैं जी बच्चा पार्टी, अपमार्जक कहते हैं, अपमार्जक कहिए या फिर जैव अपघटक कहिए। तो इनमें से कौन होते हैं, तो बैक्टीरिया होता है, फंजाई होते हैं, और यही क्या करते हैं, तो किसी भी कचरे को सड़ाने का, गलाने का, उसे अपशिष्ट बनाने का काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रिया अपघटित होने वाला पदार्थ है, कौन सा अपघटित हो जाएगा, रबड़ सर, पॉलीथीन, क्या इनमें से कोई नहीं, मृत घास के पत्ते, है ना, आराम से क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, कचड़े बन जाएंगे। चलो अब आओ 57 नंबर प्रश्न पे, देखो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, क्वेश्चन क्या बोला गया, तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होता है, जरा सोचो, मुखगुआ से, अरे मुंह से ही हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, है ना जी, मुखगुआ, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, यहां से दो, इन दोनों को पहले आप अच्छे से लिंक करके याद कर सकते हो। मुखगुआ से क्या होता है, पाचन की क्रिया शुरू होती है,
अंत कहाँ हो जाती है जी? छोटी आंत, जिनको आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। तो क्या सोचने की जरूरत है? देखो तो मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? मुख गुहा से होता है। और अंत, जिसको अवशोषण कहते हैं, अंत शोषण कहते हैं, वो कहाँ पर होता है जी? तो वो आपका छोटी आंत में होता है। क्या घबराने की जरूरत है? देखो 2 क्वेश्चन में एक साथ कंप्लीट मैंने कर दिया। पाचन की क्रिया किसमें होती है? तो मुख गुहा में होती है जी। और कहाँ पे समाप्त हो जाता है? अंत शोषण किसमें होता है? तो छोटी आंत। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। आइए अगला प्रश्न जरा देखो तो। अगला देखो तो 58 नंबर प्रश्न, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रिया कितने होते हैं जी? सजीव में कौन कौन से जैव प्रक्रिया होती है? तो सजीव में पोषण होता है, फिर से क्या होते हैं जी? पाचन होता है, श्वसन भी तो होता ही है ना जी, परिवहन तो होता ही है, बिना परिवहन के काम कैसे चलेगा? फिर क्या होता है लास्ट में? भाई कचड़े बनने वाले हैं, तो कचड़े को तो भाई स्टोर करके किसको भाई शौक है रखना, है ना? तो पोषण होता है, पाचन होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन भी होता है। आपसे क्या पूछा? तो सजीवों में पाए जाने जैव प्रक्रिया इतने सारे, अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है कि सजीव में पाए जाने पोषण कौन सा है, सबको छाप के चले आना है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हमसे कौन सा जैव प्रक्रम है? कौन सा है बाबू? श्वसन तो हो ही जा रहा है, पोषण हो ही जा रहा है। हाँ प्रजनन भी, हाँ इसमें एक और भी जोड़ सकते हैं, प्रजनन, बेशक प्रजनन भी कह सकते हैं, संतान की उत्पत्ति करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इन जैव प्रक्रिया में क्या होता है? इतने सारे तत्व शामिल, इतने सारे प्रोसेस है, पूरा का पूरा मेरा शरीर एक होल जो साइकिल होता है, एक पूरा बॉडी जो होता है, इतने सारे प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके एक शरीर बनता है या फिर करता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्या है, जरा उन पे हमें जरा ध्यान देने की जरूरत है। देखो तो 59 नंबर प्रश्न में क्या, किण्वन की क्रिया किसमें होती है? सोचो किसमें होती है किण्वन की प्रक्रिया? किसमें होता है किण्वन की प्रक्रिया? अनाक्षी श्वसन में होता है ना? किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट को हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? खमीर। जो केक्स होते हैं, है ना, बटर्स होते हैं, इन बनाए जाते हैं, उसमें किण्वन की क्रिया होती है। तो किसमें होता है जी सर? तो ईस्ट में होता है या फिर खमीर में होता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छा। उनमें अनाक्षी श्वसन भी होता है। तो चलिए 59 के बाद हम लोग बाबू 60 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखो सेम मैंने बोला ना, देखो कूद कर प्रश्न चलाया। वायवीय श्वसन, देखो क्या चीज है पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है वायवीय श्वसन। वायवीय का क्या बोलते हैं? वायवीय जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, है ना? वायवीय बोलो, ऑक्सी श्वसन बोलो। इन निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए इसमें करने के लिए? तो मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए, पहला चीज है ना? अगर वही पूछा जाता, अनऑक्सी श्वसन पूछा जाता, या फिर मुझे अवायवीय श्वसन पूछा जिसमें ऑक्सीजन की नहीं जरूरत होती, तो चाहिए मुझे क्या जी? मुझे चाहिए सर CO2 चाहिए। ठीक है ना? तो ऑक्सी में क्या चाहिए? O2, अनऑक्सी में आप CO2 आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना? अब आओ दो 61 नंबर, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? क्या प्रोटीन वसा ग्लूकोज को किसे कहा जाता है बच्चा? तो बताओ तो। ग्लूकोज को, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है, इसे क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। यह कोशिका को क्या देता है? ऊर्जा देता है, फ्यूज देता है, उस इंजन को चलाने का काम करता है, कोशिका के जो इंजन होते हैं, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है, जिसको C6H12O6 कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो तो जरा 62 नंबर प्रश्न को ध्यान दो। 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन, पौधों में जो वाष्प की प्रक्रिया उत्सर्जन होता है, जो वाष्प होते हैं बाहर आते हैं, किस अंग से होता है? क्या तना? इनमें से सभी फूल पत्तियां सबसे किसमें होता है भाई? ऑप्शन में भाई फूल से, पत्तियों से, तना से, पत्तियों से। किसमें वाष्पोषण की प्रक्रिया? पत्तियों से होती है। चलिए तो अब 63 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं, है ना? बहुत ही अच्छा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया है ना इस छोटे से वीडियोस में। चलो अब देखो तो मानव हृदय में किस तंत्र का भाग है? पहले मैं एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करूं फिर बताऊं आपको, है ना? हृदय पूछा जा रहा है, हृदय किसका भाग है जी? परिवहन का। बहुत अच्छी बात है ना? आंख किसका भाग है भाई? है ना? आंख से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तंत्रिका बोल सकते हैं, है ना? तंत्रिका तंत्र का भाग है। और क्या पूछा जाए सर? फेफड़ा पूछा जाए, फेफड़ा किसका भाग है? श्वसन का भाग है, ये तो सोचने की जरूरत है नहीं, है ना? अमाशय पूछा जाए, अमाशय किसका भाग है? तो सर पाचन का भाग है ना? किडनी पूछा जाए, किडनी पूछो या ब्रिक कहो, जिसको गुर्दा कहते हैं, किडनी कहो, ब्रिक कहो, गुर्दा कहो, ये किसका भाग है जी? तो आप कह सकते हो कि उत्सर्जन का भाग है। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये एक थोड़ा सा पैटर्न है, मतलब एक तरह से सिंपल कह सकते हो, जहां से क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। हृदय बताओ तो, हृदय किसका भाग है? एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, हृदय भाग है परिवहन का, आंख तंत्रिका तंत्र का, फेफड़ा श्वसन का, अमाशय जिसको पेट ये पाचन का, किडनी गुर्दा, है ना, ये किसका भाग है? उत्सर्जन का। हमसे क्या पूछा? मानव हृदय पूछा गया है, क्या नंबर ऑप्शन होगा? तो परिसंचरण कहो, देखो तो परिसंचरण कहो या फिर परिवहन कहो, दोनों बात क्या है? सेम है। तो एक बार थोड़ा सा मैं इरेज करके आपको समझा दूं कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? परिसंचरण कहना, या फिर इसी को ऑप्शंस में क्या बोलेंगे? परिवहन कहना। क्लियर है? चलो अब देखो
अब इसके बाद 64 नंबर देखो, 64 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन भी बनाते हैं, प्रोटीन्स भी बनाता है, और क्या बनाता है, तो सर रक्त की जो कणिकाएं होती हैं वो भी बनाती हैं। रक्त को थक्का बनाने के लिए, रक्त को मुझे थक्का बनाना है, रक्त को थक्का, है ना, ये थक्का बनाने के लिए क्या क्या जिम्मेदार हो सकता है, तो एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का क्या नाम है जी, इस प्रोटीन का नाम है सर फाइब्रोनोजिन। क्या नाम है, फाइब्रोनोजिन। सो ये फाइब्रोनोजिन क्या करता है, तो रक्त को थक्का बनाता है, पहला तो ये चीज है। अगर विटामिन पूछा जाए, कौन सा विटामिन बना रहा है, इसको कौन सा नाम लिख सकते हैं, तो विटामिन के लिख सकते हैं। कौन सी रक्त की कोशिकाएं, भाई कौन सी रक्त की कोशिकाएं बना रही है, जरा ये मुझे बताओ तो, कौन सी रक्त की कोशिका बनाई जा रही है, तो इसको कहते हैं बाबू, है ना, प्लेटलेट। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट बोलते हैं, रक्त पट्टिकारू कहते हैं, रक्त बिंबाणु कहते हैं। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो, तो एक ऑप्शन में मैं कितने सारे क्वेश्चन बताऊं, रक्त को थक्का बनाने का काम फाइब्रोनोजिन प्रोटीन या विटामिन ए कर सकते हैं, या एक रक्त कोशिकाएं होती है जिसका नाम प्लेटलेट है, पट्टिकारू है ना, रक्त बिंबाणु है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलो 65 में देखो तो, 64 मैंने क्लियर कर दिया। 65 नंबर प्रश्न में देखो, पादप देखो तो, पादप मींस क्या होता है बच्चा पार्टी, तो पादप मींस सर पौधा होता है। क्या होता है, पौधा। पौधा अपशिष्ट संचित किसमें रहते हैं, कोशिका रिक्ताओं, छाल में, पत्तियों में, इनमें से सभी, है ना, किसमें रहते हैं भाई, तो छाल में। किसमें होते हैं, छाल में होते हैं। प्लांट वेस्टेज स्टोर किसमें रहता है, तो बार्क में। अगला बोला, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा, क्या बनेगा, SO2, CO2, NH3, है ना, या CO, तो क्या बन जाएगा, NH3। अगला देखो, अब उसके बाद क्या है भाई, ब्रिक का प्रधान कार्य क्या है, क्या करता है ब्रिक, ब्रिक का मतलब क्या होता है जी, किडनी होता है। ये किडनी पूछा जा रहा है, किडनी क्या करता है, किडनी कौन सा काम करता है भाई, वेस्ट को भाई बाहर करने का काम करता है, सॉरी मूत्र कहो, है ना, उसको विसर्जन काम करता है, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, चलो इनमें से कौन पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है जी, पादप हार्मोन पहले कौन कौन है, पहले ये सोच लेंगे, है ना। इसमें पादप हार्मोन पूछा गया, कौन सा है, साइटोकाइन। इसके साथ और कौन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी क्या है, पादप हार्मोन ही है सर। ऑक्सिन भी क्या है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन ही है। एथिलीन क्या है जी, ये भी पादप हार्मोन ही है। साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, फल को पकाने के लिए, देखिए तो क्वेश्चन पहुंच गया कि नहीं, फल को पकाने के लिए, तो फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, क्या करता है भाई, तो एथिलीन फल को पकाता है। ऑक्सिन क्या करता है, उसके शीर्ष भाग की वृद्धि करता है। जिबलिन क्या करता है, तो उसके फूल, बीज, पत्तियों को बनाता है। क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस मेरे लेफ्ट हैं जो आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं में भाई कितनी संख्याएं होती है, कितनी संख्या होती है भाई कपाल तंत्रिकाओं में, बताओ, 12, 10, 31 या 24, ना 24 मेरे पास जोड़ी हो जाएंगी। चलो, रुधिर चाप नियंत्रित करता है थाइमस द्वारा, एड्रिनल द्वारा, अग्नाशय द्वारा, है ना। ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड बाय द एड्रिनल, ना, इस तरीके से पैनक्रीज या अग्नाशय द्वारा, या फिर थाइमस द्वारा, किसके थ्रू, अग्नाशय के द्वारा। ठीक है ना। अगला देखो, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है जी, मुकुलन होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या करा, पुष्प में नरजनन अंग कौन सा है, पुष्प में नरजनन क्या होता है, पुंकेसर होता है। वर्तिका क्या है, ये महिला वाला पार्ट है ना, तो जिसको क्या बोलते हैं, मादा वाला पार्ट कहते हैं। पुष्प में नरजनन कौन होता है, तो पुंकेसर होता है। चलिए 73 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 73 के बाद मेरे पास 74 है। शुक्राणु कहाँ बनता है, गर्भाशय में, जी नहीं, पुरुष के पास ये गर्भाशय विकसित नहीं होता है, यहाँ नहीं बनेगा। अंडाशय कैसे हो सकता है ना, मूत्राशय भाई मूत्र में नहीं बनेगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। ठीक है ना। चलो, जीवों की उत्पत्ति के अपने पृथ्वी में से क्या नहीं था, क्या नहीं था भाई, जीवों की उत्पत्ति से पहले क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन, है ना। अब देखो, आर्क्यूपेरेटिक्स का संबंध में से कौन सा कथन है, इसके जबड़े दांत और उंगलियों में नख होते हैं, इनमें डायने तथा पंख विद्यमान होते हैं, इनमें से सभी एक जीवाश्म है। बेशक ये क्या है, एक तरह का जीवाश्म है। ठीक है, इनमें से सभी एक जीवाश्म भी है, इनके जबड़े दांत उंगलियों में भी नख होते हैं, इनमें से डायने तथा पंख विद्यमान होते हैं। अगला देखो, अगला भाई क्या है, 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, कौन कौन सा बदलता है, कौन सा, घोंगा, पक्षी, कुछ सरीसृप हैं जो अपना क्या कर सकते हैं, अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, इनमें से क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से हो जाएंगे, निम्नलिखित में से तो डी हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मैदानी परिस्थिति की तंत्र में मेढक किस प्रकार को भोगता है,
मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में पूछा तो मेढक किस प्रकार का, तो सबसे पहले क्या होता है जी, सबसे पहले आपका होता है, जरा ध्यान दोगे तो मैं बताऊं, सबसे पहले पौधा होता है जिसको उत्पादक कहते हैं। पौधा को खाने का काम कौन कर रहा है, तो चलो टिड्डा खा रहा है। टिड्डा को खाने का काम कौन कर रहा है जी, तो मेढक कर रहा है। अब जरा सोचिए, खाने का काम तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये तो क्या बोलते हैं, उत्पादक हो गया। किस प्रकार का उपभोक्ता है, क्या प्राथमिक है कि द्वितीयक, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, द्वितीयक है। ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अगला प्रश्न देखो, तो लास्ट प्रश्न पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनम्नीकरणीय है, जैव अनम्नीकरणीय पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डीडी। ठीक है ना, इस तरीके से बच्चा, है ना, मुझे लगता है कि आपने मेरे वीडियोस में, है ना, थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया होगा और बहुत सारी चीजों को सीखा भी होगा। तो मैं कोशिश करूं कि आप मेरे साथ जुड़े तो बहुत ही अच्छे पाओ, अच्छे नॉलेज लो, है ना। या फिर जो भी बिहार बोर्ड, जो भी हिंदी मीडियम के जो भी छात्र है ना, आसानी से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। बहुत ही कोशिश रहेगी, है ना, आपको बेस्ट देने की, और इस तरीके से जुड़ते हैं तो बहुत आपका भविष्य भी बहुत अच्छा जाएगा। और इस 3-4-5 दिन के जो भी हमारे पास टाइम है, उनमें आपकी क्वेश्चन भी, आपके डाउट्स भी हो कंप्लीट हो जाएंगे। आप डाउट्स अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आराम से रिप्लाई दूं, है ना। और इस तरीके से मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। सो बहुत अच्छी बात, हैप्पी रहो, है ना, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सो अभी के लिए धन्यवाद।